माइंड मैप में पहली जो बड़ी शाखा है वो शरीर के अंगों की है। जी। इसमें बाहरी अंग है, मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे सिर, आंखें, हाथ, पैर वगैरह। और फिर आते हैं आंतरिक अंग, दिल, फेफड़े, दिमाग, पेट। ये दिखते तो नहीं। हाँ, लेकिन ये अदृश्य अंग ही असल में जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, यही बात तो दिलचस्प है ना, कि हम बाहर की चीजों पर शायद ज्यादा ध्यान देते हैं, पर ये अंदरूनी सिस्टम ही है जो चुपचाप सब चला रहा है। सही बात है। दिल का धड़कना, सांस लेना, ये सब चलता रहता है। जी, माइंड मैप में भी ये साफ तौर पर अलग अलग दिखाए गए हैं। तो फिर ये अंग बाहरी दुनिया से मतलब जानकारी कैसे लेते हैं? यहीं पर हमारी 5 इंद्रियां काम आती हैं। हाँ। ये माइंड मैप की अगली बड़ी शाखा है। जैसे आंखें देखने के लिए, कोई किताब पढ़नी हो या रंग पहचानने हो। जी। कान सुनने के लिए, जैसे कोई संगीत या किसी की आवाज। नाक सूंघने के लिए, फूलों की खुशबू हो या इत्र। जीभ स्वाद के लिए, कुछ मीठा, खट्टा, कड़वा। और त्वचा स्पर्श के लिए, कोई चीज नरम है या खुरदुरी। और माइंड मैप में एक छोटी सी बात लिखी है, कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन सेंस टू ब्रेन। ये सुनने में तो सीधा लगता है, हाँ, पर असल जादू यही होता है। दिमाग इन सारे अलग अलग सिग्नल्स को लेता है और हमारे लिए एक पूरी मतलब मिलीजुली हकीकत बनाता है। अच्छा। सोचिए, जैसे सुबह की कॉफी, उसकी गंध, उसका गर्म एहसास, उसका स्वाद, ये सब मिलकर एक अनुभव बनता है। हर इंद्री का अपना काम है। बिल्कुल। अब बात करते हैं एक और जरूरी पहलू की, जिसे माइंड मैप विकलांगताओं या डिसेबिलिटीज के अंदर दिखाता है। जी। इसमें जैसे देखने में कमी, सुनने या बोलने में कठिनाई, चलने फिरने में परेशानी और ऑटिज्म जैसी स्थितियां शामिल हैं। हाँ। और माइंड मैप में इनके लिए जो सहायक उपकरण हैं उनका भी जिक्र है, जैसे ब्रेल लिपि। जी हाँ, ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों के लिए, और सुनने या बोलने में जिन्हें दिक्कत है उनके लिए सांकेतिक भाषा। और ये भी जानना जरूरी है कि बातचीत के कई और तरीके भी हो सकते हैं। माइंड मैप में देखिए, सुनने में कठिनाई के लिए सांकेतिक भाषा है, लिप रीडिंग यानी होंठ पढ़ना भी है। अच्छा। लिखकर बात करना, या फिर हियरिंग एड्स, कई विकल्प हैं। जी। इसी तरह जैसे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, उन्हें शायद सीखने में थोड़ा धीमापन हो, बोलने में देरी हो, या मांसपेशियों में कमजोरी जैसी चुनौतियां हो। इन बातों को जानना हमें ज्यादा संवेदनशील बनाता है। सही कहा। और फिर उम्र के साथ भी कुछ सामान्य मुश्किलें आती हैं, है ना? माइंड मैप में ओल्ड एज डिफिकल्टीज करके एक शाखा है। हाँ, बिल्कुल। जैसे शरीर थोड़ा धीमा पड़ जाता है, नजर कमजोर हो सकती है, सुनने में कमी आ सकती है। जी, कभी कभी रीढ़ की हड्डी का थोड़ा झुक जाना या चलने फिरने में सहारे की जरूरत पड़ना, ये सब उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और ऐसे समय में सहारे और समझ की जरूरत बढ़ जाती है, और ये हमें वापस उन्हीं मूल मानवीय मूल्यों पर ले आता है जिनका जिक्र माइंड मैप के आखिर में भी है। हाँ, वो की वैल्यूज वाला हिस्सा। तो मतलब इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने शरीर के काम करने का तरीका समझा, इंद्रियां कैसे दुनिया को हमारे लिए बनाती हैं, जी, और कैसे विकलांगता या बढ़ती उम्र इन अनुभवों को बदल सकती हैं। माइंड मैप ने इन सबको जोड़ा, पर शायद सबसे जरूरी सबक वो आखिर वाले मूल्य हैं। बिल्कुल। बुजुर्गों की मदद करना, जो लोग विकलांग हैं उनके प्रति दया और सम्मान रखना, और जो भी अंतर है उनको स्वीकार करना। सही कहा। और जाते जाते शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जरूर। कि जिस तरह हमारी इंद्रियां दुनिया की हमारी समझ बनाती हैं, क्या वो समझ हमारी सहानुभूति को भी आकार देती है? मतलब खासकर उन लोगों के लिए हमारी सहानुभूति जो दुनिया को हमसे अलग तरह से महसूस करते हैं। ये सोचने वाली बात है। शायद इस पर सोचने से हम एक दूसरे को थोड़ा और बेहतर समझ सकें।